माता की भारत माता की भारत माता की नमस्कार मित्रों, विजय त्रिवेदी आपके साथ चर्चा करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए फिर से हाजिर हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कुछ कम हुआ है, इस पर लगातार कोशिश हो रही है। सीज फायर को चलते हुए अब करीब 24 घंटे बीत गए हैं, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर ने, जो पहलगाम का जो नरसंहार हुआ, जिस तरह की किलिंग हुई, उसके बाद भारत की फौज ने ऑपरेशन सिंदूर किया। उसने पाकिस्तान के एक जो न्यूक्लियर पावर का जो नैरेटिव था उसे ध्वस्त कर दिया है। रावलपिंडी में बैठे जो जनरल्स थे वो अक्सर ये न्यूक्लियर नैरेटिव को चलाया करते थे, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। 1974 में जब भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, तब से पाकिस्तान परेशान था और उसने भी अपनी तरफ से कोशिश की परमाणु ताकत बनाने की। और जो भुट्टो साहब है, उन्होंने तो ये कहा कि हम घास खा लेंगे लेकिन परमाणु बम जरूर बनाएंगे। और उन्होंने एक नैरेटिव भी खड़ा किया था मुस्लिम जो देश हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, OIC में खासतौर से, कि ये परमाणु बम जो है वो मुस्लिम कवच है। लेकिन वो ध्वस्त हो गया। मुस्लिम देशों को भी समझ में आ गया कि ये बहाना है मुस्लिम्स का, ये केवल मसला है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान इसमें अपने को बचाने या अपने को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो न्यूक्लियर पूरी ब्लैकमेलिंग का मसला था वो तो हल अब हो गया है, लेकिन क्या बात पूरी तरह से खत्म हो गई है? क्या अब आतंकवाद खत्म हो गया? इस सब पर भी चर्चा हो रही है। भारतीय प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि हम न्यूक्लियर ताकत हैं, और ये भी बड़ा साबित किया, बड़े जोर से साबित किया। दुनिया में शायद पहली बार ऐसा हुआ कि 2 न्यूक्लियर पावर होने के बाद भी युद्ध पर हम आ गए, जंग के रास्ते पर बढ़ गए। वो तो सीज फायर हो गया, इसलिए ये बात रुक गई है। लेकिन क्या न्यूक्लियर पावर की जो दादागिरी है, जो ब्लैकमेलिंग है, वो पाकिस्तान रोक रहा है? और क्या नए जो भारत का नियो नॉर्मल है, उसने पूरे जो बिहेवियर है, एक इंटरनेशनल बिहेवियर भी कह लें, उसको बदला है, भारत की इमेज को बदला है? आप ध्यान कीजिए कि हम लोग हमेशा से डिप्लोमेसी और डोजियर्स को एक्सरसाइज करते थे। किसी भी बात पर डोजियर्स भेजे जाते थे, आतंकवादियों की तस्वीरें भेजी जाती, आतंकवादियों का रिकॉर्ड भेजा जाता। डोजियर्स लगातार एक के बाद इतनी मोटी फाइल हो गई होगी डोजियर्स को लेकर और डिप्लोमेसी को लेकर। 2001 में जब संसद पर हमला हुआ तब भी यही हुआ। 2008 में मुंबई में हमला हुआ, उसके बाद भी हम लगातार डोजियर्स और डिप्लोमेसी के रास्ते इस मसले को सुलझाने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब नियो नॉर्मल हुआ भारत में, और अब जब ये घटना हुई 2016 में उरी पर हमला हुआ, तो हमने कहा कि यदि तुम हमला करोगे तो हम पलटवार करेंगे। और फिर 2019 में जिस तरह से घटना की गई पुलवामा की, तो उसके बाद भी हमने जमकर जवाब दिया। पाकिस्तान को ये बात समझ में आई, लेकिन फिर जब 2025 में पहलगाम में जो घटना हुई, शायद पाकिस्तान को अंदाज़ा नहीं होगा कि भारत उसका जवाब इस तरह से देगा, इस मजबूती के साथ वो जवाब देगा। वो लगातार ये कोशिश करता रहा कि वो इसके बहाने अपने आप को ढक लेगा और न्यूक्लियर नैरेटिव से भारत जो है उससे लड़ाई करने की या उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि हम इंटरनेशनल मीडिएशन की बात करें, लगातार ये बात हो रही है कि अमेरिका इसमें दखल दे रहा था। बताया गया कि जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने ये बात की कि एक न्यूट्रल प्लेस पर भारत और पाकिस्तान टेबल पर बैठें और एक बातचीत करें, कंसल्टेशन करें और मसले को हल करने की कोशिश करें। यदि हम विदेशी दखल का एक्सपीरियंस देखें भारत का, खासतौर से कश्मीर को लेकर, खासतौर से भारत और पाकिस्तान के मसले को लेकर, तो 1947 से अब तक कोई बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ है। 47-48 में जिस तरह से लॉर्ड माउंटबेटन के बाद की एडवाइस के बाद, उनके स्वीकृति के बाद मसले को यूनाइटेड नेशंस में ले जाया गया, उसमें भी भारत को कोई बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ। फिर चाहे वो 1962 की बात हो, 1965 की वो हो, 1971 की बात हो, शिमला एग्रीमेंट हो, लगातार कोई बड़ा मसला हल नहीं हो पाया। लाहौर समझौते के बाद भी पाकिस्तान ने अपने आप को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की। तो क्या ये जो मीडिएशन है जिसकी बात लगातार हो रही है, हालांकि कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किसी भी तरह के मीडिएशन का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री के संबोधन से 1 घंटे पहले
फिर से जोर देकर कहा कि वो ट्रेड को लेकर बात करना चाहते थे और दोनों देशों के साथ ट्रेड को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि टेरर और ट्रेड साथ नहीं चल सकती। लेकिन अब एक और बहस शुरू हो रही है। हिंदुस्तान के एक मशहूर लेखक हैं, बड़े अच्छा बोलने वाले लोगों में से हैं, तमाम तरह की कोशिशें करते हैं, किताबें लिखते हैं, चेतन भगत साहब। उन्होंने एक नया सवाल खड़ा किया है, वो भी महत्वपूर्ण सवाल है, इम्पॉर्टेंट सवाल है। चेतन भगत कह रहे हैं कि भारत के पाकिस्तान पर हमले से क्या होगा, हम आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं। पाकिस्तान से अगर हम जीत भी जाएंगे तो कह रहे इसमें अगर की भी बात नहीं, पाकिस्तान से तो हमें जीतना ही है और ये तो पूरा अनुभव है। पाकिस्तान की सेनाएं हमेशा जंग हारने के लिए जानी जाती है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। चेतन भगत कहते हैं पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, तो उससे जीतकर हम क्या हासिल कर लेंगे, हमारा ही नुकसान हो रहा है। वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान का जो ये फोबिया है, एक तरह से हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो लोग हैं, वो बार बार ये बात ठीक है कि पहलगाम का जो हमला हुआ तो सबको लगा कि अब तो इसका जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब देने से भी न तो आतंकवाद खत्म होने वाला है, न पाकिस्तान का रवैया बदलने वाला है, न और कुछ होने वाला है। और अगर हम जीत जाएंगे तो कोई ऐसा कमाल नहीं हो जाएगा उनके हिसाब से। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की प्रायोरिटीज़ को बदलना चाहिए। हिंदुस्तान की प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। हिंदुस्तान को डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बनना है। 1971 की बात और थी। 1971 में हम बहुत मजबूत आर्थिक स्थिति में नहीं थे। हमारी जो जीडीपी थी वो $65 बिलियन के करीबन थी। जो हमारा पर कैपिटा इनकम था वो करीब करीब $118 था पर कैपिटा इनकम, और ग्रोथ रेट 1% थी। आज 2025 में जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पर $2,500 पर कैपिटा इनकम है और इकोनॉमी 3.5 ट्रिलियन की। विकास दर जो है हमारी वो हो रही, ग्रोथ रेट जो हो गई है 6 to 8%। तो हम जीत कर क्या साबित करना चाहते हैं पाकिस्तान जैसे फेल्ड स्टेट को, जहाँ पर न कुछ है, न खाने को है, न पीने को है, न ताकत में है, न सेना से हमारा कोई उनका मुकाबला है। तो क्यों हम इस लड़ाई में फंसना चाहते हैं, क्यों ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि क्या ये लड़ाई खत्म हो जाएगी तो पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान जो आतंकवाद का अभियान चलाता है वो खत्म हो जाएगा। चेतन भगत ने एक और बात कही, पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हिंदुस्तान के पास खोने के लिए बहुत कुछ है, और इसके साथ ही हिंदुस्तान को आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना है। वो एक विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम इस बेवजह के सिंड्रोम में रहेंगे, पाकिस्तान सिंड्रोम में, तो उससे हमारा जो डेवलपमेंट है, हमारा जो विकास है वो रुकेगा, हमारी उसकी रफ्तार में कमी आएगी। पाकिस्तान को जवाब तो ज़रूर देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान सिंड्रोम से निकलने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको ये बात पसंद ना आई हो, चेतन भगत साहब की बात है। मैंने कहा कि चेतन भगत साहब बहुत अच्छे से बोलने वाले हैं, बड़े ऑरेटर हैं, वो इस बात को रखते हैं, तो इस बात को रखना भी मैं उचित समझता हूँ। हो सकता है इस पर बहस शुरू हो, कुछ लोग विरोध करें, कुछ लोग नाराज़ हों चेतन भगत साहब से कि किस तरह की वो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान से बदला लेना ही चाहिए। फिर भी एक बार सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम हासिल कर रहे हैं, और दुनिया को भी बता दें कि भारत ने ये जीत हासिल कर ली है। तो क्या दुनिया समझेगी कि आपने बहुत कमाल किया है। ये तो होना ही है। एक कहानी है, सुना है? छोड़िए, कहानी क्या है, छोटी सी बात है कि एक चीता और एक गधा जंगल में जा रहे थे। बात हुई कि ये घास का रंग कैसा है। चीते ने कहा कि घास का रंग हरा है, गधे ने कहा घास का रंग नीला है। दोनों में बहस हो गई। दोनों चले गए राजा के पास, जंगल के राजा के पास, शेर के पास, और पूछा कि महाराज बताइए आप कि घास का रंग हरा है कि नीला है। गधा कह रहा है कि नीला रंग है और मैं कह रहा हूँ कि हरा रंग है। तो राजा ने कहा कि घास का रंग नीला है। गधा खुशी खुशी चला गया। चीता ने कहा महाराज ये क्या बात हुई। उन्होंने कहा कि तुम भी जानते हो, दुनिया भी जानती है कि घास का रंग हरा है, लेकिन गधे से जीतने या गधे से बहस करने का कोई मायने है। ऐसी ये कहानी मुझे याद आ गई, इसलिए मैंने सुना दी। इसको किसी रेफरेंस से मत जोड़िएगा। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। दोस्तों के साथ रहिए, मुस्कुराइए, भारत के साथ बने रहिए, भारत की ताकत बनिए। शुक्रिया।